आज पढ़ा रहे हैं असहयोग आंदोलन के कारण, यानी असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं। पहला अध्याय का है ना, काउजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। भारत में असहयोग आंदोलन के उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, दंडनीय आर्थिक स्थिति। आर्थिक कारण असहयोग आंदोलन के पीछे जिम्मेदार थे। बेकारी, महंगाई, गिरता हुआ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, प्रोडक्शन, ये सब युद्ध के बाद की आर्थिक दुर्व्यवस्था थी, जिससे जन असंतोष में वृद्धि हो रही थी। भारत ने ही बहन किया था कि जो 2.1/2 अरब पाउंड से अधिक था, इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, है ना। दूसरा है 1919 के सुधार अधिनियम के से निराशा। इस अधिनियम से भी भारतीयों में निराशा फैली। युद्ध के कारण मित्र राष्ट्रों द्वारा घोषणा की गई थी कि वे प्रजातंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। मतलब वही प्रजातंत्र के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, है ना, युद्ध कर रहे हैं। इससे भारतीयों में भी आशा का संचार हुआ था कि उन्हें भी स्वशासन प्राप्त होगा, और 1919 में हुए सुधारों में ऐसी कोई बात नहीं थी। निर्वाचन प्रणाली अत्यंत सीमित थी। निर्वाचन क्षेत्र वर्गों के आधार पर नियमित किए गए थे। केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार व्यवहारिक रूप से निरंकुश थी। क्या थी? निरंकुश थी। और पृथकता और फूट डालने की प्रयास जारी थे, और 1919 के सुधार अधिनियम के कारण कांग्रेस में फिर फूट हो गई और उदारवादी कांग्रेस से पृथक हो गए। अतः 1919 ईस्वी के अधिनियम से कांग्रेस में निराशा उत्पन्न हुई और सुधारों की मांग के लिए आंदोलन अनिवार्य हो गया था। आंदोलन क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था। बात समझ गए? अब आइए 1917 ईस्वी की सबसे रूसी क्रांति। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति आप जान रहे हैं। अब रूसी क्रांति के बारे आप समझिए, जानिए। भारत का रूस की साम्यवादी क्रांति का भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस क्रांति से स्पष्ट हो गया था कि जनता संगठित होकर निरंकुश सत्ता से संघर्ष कर सकती है। इस क्रांति से विश्व की अन्य पदस्थापित जातियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली, और स्वाभाविक था कि भारतीयों में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आंदोलन करने की प्रेरणा क्या हुई? प्राप्त हुई। आगे आइए, रॉलेट एक्ट। युद्ध के पश्चात सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून बनाकर अपने दमनकारी उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया। सरकार ने युद्ध के दौरान जनजातीय अधिकारों के विस्तार का आश्वासन दिया था, किंतु अब रॉलेट एक्ट के ने भारतीयों के जनतंत्री अधिकारों को कुचल दिया गया, और इस कानूनों को सरकार द्वारा अचानक पारित करने से भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। वे और सुधारों की आशा कर रहे थे, लेकिन उन्हें दमनात्मक कानून मिला। उसे दमनात्मक क्या मिला? कानून से झेलना पड़ा। बात समझ रहे हैं, है ना। अब आगे आइए, जालियांवाला बाग का कांड। इस कांड से सारा देश स्तब्ध रह गया था। चर्चित जैसे रूढ़िवादी अंग्रेज ने भी इसे पैशाचिक कांड कहा था। सरकार का दमन अमृतसर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लगभग पूरे पंजाब में हुआ। देश इस हत्याकांड का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए एकमात्र रास्ता केवल आंदोलन का मार्ग ही बचा हुआ था। क्या था? आंदोलन का मार्ग ही एक रास्ता इसका
बचा हुआ था। आंदोलन का रास्ता ही एक बचा हुआ था, है ना। अब आगे आइए, हंटर कमेटी की निराशाजनक रिपोर्ट। सारे देश में पंजाब के अत्याचारों की जांच की मांग की हो रही थी, लेकिन सरकार उपलब्धियों को साझा नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए दोषी अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसने उसने इंडेनिटी एक्ट पारित कर दिया। इससे भारतीयों के असंतोष में वृद्धि हुई, और इतना ही नहीं, जनरल डायर को कर्तव्यनिष्ठ कहना, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का घोर का का शेर कहना, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहना, 20,000 पाउंड की थैली उसे भेंट करना आदि ऐसे कार्य थे जिससे भारतीयों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा था, ठेस पहुंचा था, और उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेजों ने न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। खिलाफत आंदोलन, अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन के दौरान अविश्वास अंग्रेजों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किए जाने से भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने खिलाफत की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। अतः उन्होंने कांग्रेस से सहयोग करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन की कार्यसमिति सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कार्य करने की घोषणा की गई, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सरकार से प्राप्त उपलब्धियां, वैज्ञानिक था, अवैतनिक पदों का त्याग किया गया, और सरकारी स्कूलों या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार किया गया। 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया गया। सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। सभी सरकारी व सरकारी समारोहों का त्याग किया गया। मेसोपोटामिया में सैनिक क्लर्क या मजदूर के रूप में काम करने से मना किया गया। मद्यपान का निषेध किया गया। सरकार के कार्य को न देना, सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी करने के लिए मना करना, ये सब कारण सामने आने लगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ रचनात्मक कार्यक्रम पर भी जोर दिया। यह आंदोलन का रचनात्मक पक्ष था। इसके पश्चात पंचायतों को स्थापित करना, स्वदेशी को स्वीकार करना तथा प्रचार प्रसार करना, और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्न किया गया। महात्मा गांधी ने तरह तरह के प्रयास किए, पंडित नेहरू ने किए, और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाया है। और हमारे अंग्रेजी शासन इतनी हुकूमत थी कि जो बोलता था हमें करना पड़ता था। हमारे अंग्रेजी शासन ने हमारे देश को झकझोर दिया था। हमें 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 काफ़ी शोषण की हाँ हाँ हमें काफ़ी शोषण किया था। हाँ, हमें काफ़ी शोषण किया था, और अंग्रेजी हुकूमत के कारण हमारी सत्ता बेकार हो गई थी, और इसी कारण से हम असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण ही, बढ़ती राजनीति के कारण ही हमारी स्थिति और भी खराब हो गई थी, और हम दमन घुट घुट कर जी रहे थे। पूर्वी बंगाल में सैनिकों के आलोक फैला रखा था, जिससे लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। क्या हो गई थी? असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, है ना। और देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी।